छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको केमिस्ट्री के 7वें खंड के बारे में वर्णन करेंगे, जिसके अंतर्गत टॉपिक होगा मेथिल अल्कोहल एवं एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। तो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं डी.के. शुक्ला आज आपको 7वां खंड मेथिल एवं एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण के विधियों निर्माण के विधियों पर विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं मेथिल अल्कोहल क्या है और इसे औद्योगिक स्तर पर कैसे निर्मित किया जाता है। तो मेथिल अल्कोहल के औद्योगिक स्तर, मेथिल अल्कोहल को मिथेनॉल भी कहते हैं। मेथिल अल्कोहल को मिथेनॉल भी कहते हैं और इसे व्युत्पन्न पद्धति में या कार्बिनॉल पद्धति में इसे कार्बिनॉल भी कहते हैं, क्योंकि व्युत्पन्न पद्धति के अंतर्गत कार्बिनॉल को व्युत्पन्न मानकर इसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके इसमें एल्कील मूलक को जोड़ते हैं और उस एल्कील मूलक का नाम लिखकर अंत में कार्बिनॉल शब्द को लिख दिया जाता है। इसलिए इस पद्धति को डिराइव्ड सिस्टम या कार्बिनॉल पद्धति कहते हैं। अब मैं कार्बिनॉल या और इसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं, वुड स्पिरिट भी कहते हैं, इसे वुड नेफ्था भी कहते हैं, वुड नेफ्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसको प्रारंभ में लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे वुड नेफ्था या वुड स्पिरिट भी कहते हैं। यह एक विषैला अल्कोहल होता है। इसे थोड़ी मात्रा में पीने से मनुष्य पागल हो जाता है और अंधा हो जाता है और अधिकता में पीने से मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए एथिल अल्कोहल का उपयोग खपत को देखते हुए एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल को मिला देने से एथिल अल्कोहल पीने के योग्य नहीं रह जाता, अर्थात एथिल अल्कोहल की प्रकृति बदल जाती है। इस ऐसे मेथिल अल्कोहल से मिश्रित एथिल अल्कोहल को विकृत अल्कोहल और इस प्रक्रिया को विकृतीकरण या डीनेचरेशन कहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेथिल अल्कोहल का उत्पादन हम औद्योगिक स्तर पर 2 विधियों से करते हैं। पहला, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। तो आइए हम लोग पहला पढ़ते हैं विधि औद्योगिक स्तर पर मेथिल अल्कोहल के निर्माण को। बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, लकड़ी को हरी लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसे कैरियज माने गाड़ी में भरकर लोहे के रिटार्ट में रखकर इसे भट्ठी में रखकर वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो हमें एक भूरे रंग का द्रव प्राप्त होता है। इस भूरे रंग के द्रव को पाइरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। इसमें 3 घटक जली विलयन के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसमें 2 से 4% तक मेथिल अल्कोहल, 8 से 10% तक एसिटिक अम्ल और 0.2 से 0.5% तक इसमें जो है एसीटोन मिश्रित होता है और शेष मात्रा जल होता है।
तो जब लकड़ी के भंजक आसवन से जो वाष्प प्राप्त होती है, जब इसे संघनित्र से होकर गुजारते हैं तो वाष्प संघनित्र में द्रवित हो जाती है और ग्राही के द्वारा जो है एक बड़े टैंक में एकत्र होता है। जो वाष्प द्रवित नहीं होता, गैस अवस्था में रहता है, तो उसे हम ऊड गैस कहते हैं, जो बने निकास द्वार से बाहर निकल जाता है। और उस गैस का में विशेष करके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस होता है, जिसका उपयोग हम उसी संयंत्र में ईंधन के रूप में कर सकते हैं। अब जो वाष्प द्रवित हो गया वो टैंक में एकत्र होता है, तो टैंक में दो परतें बन जाती है। एक ऊपरी परत जो भूरे रंग की होती है और हल्के घनत्व की होती है, उसे हम पाइरोलिग्नियस कहते हैं, और नीचे का काला गाढ़ा हैवी द्रव प्राप्त होता है, जिसे हम कोल तार या उड तार कहते हैं, और यह उड तार एरोमेटिक यौगिक का मिश्रण होता है। अब पाइरोलिग्नियस अम्ल में मुख्यतया 3 घटक होते हैं, जिन्हें क्रमशः मेथिल अल्कोहल, एस्टिक अम्ल और एसीटोन कहते हैं, जो जलीय रूप में होते हैं। इस पाइरोलिग्नियस अम्ल से हम मिथेनॉल को पृथक करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि लकड़ी के टुकड़े को एक कैरिएज में काट करके इसको भर देते हैं, और भर करके एक लोहे के रिटार्ट में इसे जो है हम रखते हैं, और रख करके इसे एक भट्ठी के अंदर इसको वायु की अनुपस्थिति में, वायु उपस्थित नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह लकड़ी जो है जलने लगेगा और गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होगा। इसलिए वायु के अनुपस्थिति में इस कैरिएज में रखा जाता है। तो कैरिएज में रख करके लोहे के रिटार्ट होता है, जो मिश्र धातु का बना होता है, इसमें रख करके इसे भट्ठी में मीन्स फर्नेस में इसे गर्म किया जाता है। तो वायु के अनुपस्थिति में लकड़ी के अंदर उपस्थित समस्त द्रव वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होता है, जो निकास द्वार से होकर के आपका संघनित्र में पहुंचता है, और संघनित्र में पहुंचने के उपरांत वाष्प द्रवित हो जाता है, और यह वाष्प जो द्रवित होता है वह निकास द्वार से निकल करके संघनित्र से होकर एक बड़े टैंक में आकर के एकत्र होता है, और जिसकी उस टैंक में 2 परतें बन जाती हैं। एक गाढ़ा काला जो है रासायनिक पदार्थ होता है, जिसे ऊड तार कहते हैं, और ऊपर का हल्का भूरे रंग का द्रव होता है, जिसे पाइरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं, क्योंकि एसीटोन की प्रकृति जो होती है वह उदासीन होती है, मेथिल अल्कोहल भी उदासीन होता है, इसलिए एस्टिक अम्ल अम्लीय होता है, इसलिए पूरे विलयन का जो माध्यम है वह अम्लीय हो जाता है। इसलिए इस द्रव का सामूहिक नाम रख दिया गया पाइरोलिग्नियस अम्ल। और ये इससे जो है आपका जो वाष्प द्रवित नहीं होता वह गैस फॉर्म में बाहर निकलता है, इसलिए निकली हुई गैस को, चूंकि लकड़ी से बनी है गैस, इसलिए उस गैस को हम कहते हैं वुड गैस। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, O2 तथा N2 गैस मौजूद होती है। ये गैसें उसी संयंत्र में ईंधन के काम में आ सकती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी ज्वलनशील है, वायु जलाने में सहायक होता है, N2 गैस भी जलती है। इस प्रकार से ये आपका है कंडेंसर, जहाँ पर वाष्प हमारा द्रवित होता है, और ये द्रवित वायु जो है आकर के वाष्प जो है एक बड़े टैंक में एकत्र होता है। इस प्रकार हम जो है पाइरोलिग्नियस जो प्राप्त होता है, इसी से हम मेथिल अल्कोहल को अलग करते हैं।
तो इस प्रकार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं ध्यान दीजिए कि फिर से समझ लीजिए, इस विधि में एक कैरिएज में लकड़ी को हरी लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसे एक कैरिएज में भरकर लोहे के एक रिटार्ट में भरकर इसे एक भट्ठी में रखकर वायु के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो हरी लकड़ी के अंदर जो द्रव होता है वह ताप के प्रभाव से वाष्प में परिवर्तित होता है, जो निकास द्वार से होकर के यहाँ संघनित्र में आता है और संघनित्र में वाष्प द्रवित होकर के निकास द्वार से होकर एक बड़े टैंक में आकर एकत्र होता है। जो वाष्प द्रवित नहीं हो पाता वह निकास एक बने निकास द्वार से बाहर उसको अलग एकत्र करते हैं, और चूंकि यह गैस वाष्प जो है गैस होता है और यह गैस लकड़ी से प्राप्त होता है, इसलिए इसे वुड गैस कहते हैं। इसमें मुख्य घटक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होता है। अब इस प्रकार से अब पाइरोलिग्नियस हमें प्राप्त हो गया। इस पाइरोलिग्नियस अम्ल से हम जो है मेथिल एल्कोहल को पृथक करेंगे। इसके लिए आइए अब पाइरोलिग्नियस अम्ल को एक बड़े तांबे के पात्र में लेकर इसे गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद उत्पन्न वाष्प को एक चूने के पानी के टैंक में प्रवाहित करते हैं। तो चूने के पानी के टैंक में प्रवाहित करते हैं इस पाइरोलिग्नियस अम्ल को एक कापर पात्र में लेकर इसे भट्ठी में गर्म करते हैं। तो इसकी वाष्प जो है निकलती है और यह वाष्प चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। तो पाइरोलिग्नियस अम्ल में आपका है एसिटिक अम्ल, मेथिल एल्कोहल और एसीटोन और शेष जल होता है। तो यह 8 से 10% होता है। मेथिल अल्कोहल 4 से 6% होता है और 0.2 से 0.5% होता है और शेष जल होता है। तो यह जली विलयन को जब हम गुजारेंगे तो इसमें से एसिटिक अम्ल चूने के पानी से क्रिया कर लेता है, और जो चूने के पानी से क्रिया करता है तो देखो CaOH, तो इसकी अम्लता 2 है और इसकी क्षारकता 1 है, इसलिए 2 का गुणा किया तो जल का अणु और आपका बन जाता है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट बन जाता है जो ठोस लवण के रूप में उसी पात्र में रह जाता है। अब इससे जो है आपकी 2 घटक यानी जल के साथ वाष्पित हो करके एक अलग पात्र में हमारा वाष्प एकत्र करते हैं। इसमें होता है मेथिल अल्कोहल और एसीटोन उपस्थित होता है। अब इसका जो क्वथनांक है वह 65 डिग्री सी है और एसीटोन का क्वथनांक 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस दोनों द्रवों को अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि का प्रयोग करके हम इन दोनों द्रवों को एक दूसरे से पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें मेथिल एल्कोहल जो है औद्योगिक स्तर पर लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं।
तो यह लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल के बनाने की विधि है, जो प्राचीन समय में लकड़ी के भंजक आसवन से ही बनाया जाता था। तो इसको प्यारे बच्चे समझे, इस विधि में एक बड़े कापर के पात्र में पायरोलिग्नियस अम्ल को लेकर, जिसमें ये सब घटक होते हैं एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल, एसीटोन, इन घटकों को लेकर के अब एक बड़े टैंक में लेकर कापर के इसे गर्म करते हैं। तो इसकी वाष्प को चूने के पानी में गुजारते हैं। तो चूने के पानी में की क्रिया एसिटिक अम्ल से होने के नाते जो है एसिटिक अम्ल कैल्शियम लवण के रूप में, ठोस के रूप में हमें अलग कर लेते हैं, और दो वाष्पें जो रिएक्शन न करने के नाते अगले निकास द्वार से एक अलग टैंक में एकत्र होता है। अब इस का हम प्रभाजी आसवन करके एक दूसरे से अलग कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के क्वथनांकों में अंतर है, इसलिए इन दोनों द्रवों को प्रभाजी आसवन विधि से एक दूसरे से अलग कर लिया जाता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, इससे हम औद्योगिक स्तर पर मेथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अब दूसरा तरीका है वाटर गैस से, जिसको हम भाप अंगार गैस भी कहते हैं। इससे भी हम औद्योगिक स्तर पर आजकल मेथिल अल्कोहल का औद्योगिक स्तर पर निर्माण जो है हम वाटर गैस या भाप अंगार गैस से करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाप अंगार गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मिश्रित करके हाइड्रोजन का आयतन भाप अंगार गैस का आधा लेते हैं और इसे जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड के उपस्थिति में 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म करते हैं। तो जो है वाटर गैस या भाप अंगार गैस हमारा मेथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अब इस मेथिल अल्कोहल को हम जो है औद्योगिक स्तर पर इस विधि से इसका निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है और जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड स्वयं एक उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक वर्धक का अर्थ है बच्चों कि वो रासायनिक पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, लेकिन उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। इस अभिक्रिया में जो वाटर गैस से मेथिल अल्कोहल या मीथेनॉल का निर्माण करते हैं, इसमें उत्प्रेरक वर्धक क्रोमियम ऑक्साइड होता है और जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो वाटर गैस हमारा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। और इस गैस में अब इसका जितना आयतन लेंगे उसका हाफ आयतन जो है H2 लेते हैं और इसमें जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड के मिश्रण को लेकर 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच गर्म करते हैं। तो सिंथेसिस गैस जो है यानी जो भाप अंगार गैस है वह आपका जो है 2H यहाँ से 1H दे दो, O को 1H, तो आपका हो जाता है CH3OH अर्थात मीथेनॉल हमको प्राप्त हो जाता है। इस विधि में हमें भाप अंगार गैस की प्राप्ति जब कोक को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यानी लाल तप्त करके उस पर भाप की वाष्प प्रवाहित करते हैं तो हमें भाप अंगार गैस या वाटर गैस प्राप्त होता है। उसके लिए समीकरण है कोक के चूर्ण को यानी कोयले को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके इस पर भाप प्रवाहित करते हैं तो आपका जो है
माने वाटर गैस प्राप्त होता है। इस प्रकार वाटर गैस की सहायता से भी हम औद्योगिक स्तर पर मेथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपने देखा कि औद्योगिक स्तर पर मेथिल अल्कोहल का निर्माण किससे किया जाता है। एक तो लकड़ी के भंजक आसवन से और दूसरा जो है हमारा भाप अंगार गैस से। और इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं जो क्रोमियम ऑक्साइड है वह जो है कैटलिस्ट प्रमोटर के रूप में कार्य करता है। कैटलिस्ट प्रमोटर क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य तो नहीं करते बल्कि उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो मेथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण में जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड के लिए क्रोमियम ऑक्साइड एक उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। और वाटर गैस कैसे बनाते हैं, हम कोयले को यानी कोक को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके इस पे जल का भाप प्रवाहित करते हैं तो हमें वाटर गैस प्राप्त हो जाता है। और इसी वाटर गैस की सहायता से हाइड्रोजन गैस को मिश्रित करके हम मेथेनॉल या कार्बिनॉल को बना सकते हैं। अब आइए बच्चे, हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल का औद्योगिक स्तर पर निर्माण। तो इथेनॉल को हम माने एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, इसे इथेनॉल भी कहा जाता है। इसे जो है यह सभी शराबों का या सभी पेय पदार्थों का, एल्कोहलिक पदार्थों का मुख्य घटक होने के नाते इसे मद्य सार भी कहते हैं या स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। और इसे अनाजों से यानी स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन से भी प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। तो इसे हम कई नामों से जानते हैं और यह प्रकृति में जो है संयुक्त अवस्था में एस्टर के रूप में सुगंधित पुष्पों के सुगंधों में के रूप में ये पाया जाता है। और इसे हम सामान्य मेथड तो हमने अपने खंड में वर्णन किया ही है, यहाँ पर हमें औद्योगिक स्तर पर वर्णन करना है। तो औद्योगिक स्तर पर हम एथिल अल्कोहल का उत्पादन या तो गन्ने के शर्करा से यानी सुक्रोज से करते हैं और या तो हम गन्ने के सिरा यानी मोलासेज से करते हैं, सिरे से करते हैं। तो औद्योगिक स्तर पर गन्ने के शर्करा से हमें एथिल अल्कोहल बनाने के लिए मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इसके लिए हम चीनी से प्राप्त सिरे को, जिसको अंग्रेजी में मोलासेज कहते हैं, तो मोलासेसेस को ले करके हम इसमें जल मिला करके इसमें ईस्ट मिला देते हैं। और ईस्ट एक सूक्ष्म पौधा होता है, इसके अंतर्गत दो प्रकार के एंजाइम मिलते हैं जिन्हें क्रमशः इनवर्टेज और जाइमेज कहते हैं। इनवर्टेज एंजाइम सुक्रेज अर्थात डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट पर आक्रमण करके उसे जो है मोनोसैकराइड के दो अणु, एक अणु ग्लूकोज और दूसरा अणु फ्रक्टोज का निर्माण करता है। अब इस ग्लूकोज अथवा फ्रक्टोज को ईस्ट में ही उपस्थित दूसरा जाइमेज एंजाइम इस पर आक्रमण करके अनाक्सी प्रक्रम के द्वारा एथिल अल्कोहल बनाता है और साथ में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण विलयन के अंदर उफान पैदा होता है, यानी उबलने जैसा प्रतीत होता है। तो उबलने जैसा प्रतीत होने के कारण इसे जो है हम नाम रख दिया फर्मेंटेशन। इस प्रक्रिया का नाम रख दिया फर्मेंटेशन या किण्वन। और इस कार्य में जो सूक्ष्म जीव ईस्ट प्रयोग में आया उसे हम कहते हैं किण्व। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों एक नया टर्मिनोलॉजी आपको मिला कि किण्वन क्या है। इस पर यूपी बोर्ड के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में या अन्य बोर्ड में पूछता रहता है कि किण्वन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन को जान लीजिए कि फर्मेंटेशन यानी किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें कि सूक्ष्म जीवों के उपस्थिति में एक कार्बनिक पदार्थ का दूसरे कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। इस कार्य में जो सूक्ष्म जीव इन्वॉल्व होता है या जो सूक्ष्म जीव अपनी भूमिका अदा करता है तो ऐसे सूक्ष्म जीव को हम किण्व कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इनको हम रिएक्शन यानी अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। तो C12H22O11 ये आपका एक डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। अब और इसे जो है हम सुक्रोज कहते हैं जो मोलासेज में के रूप में होता है। अब इसमें जल मिला करके इसके विलयन को जो सिरपी होता है तो इसके विलयन में अब जल मिलाया तो जली विलयन हुआ। अब इसमें हम ईस्ट नामक पौधा मिला देते हैं सूक्ष्म जीव। तो इसके अंतर जो होता है इनवर्टेज प्लस जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। तो इनवर्टेज सुक्रेज पर क्रिया करके ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज के एक एक अणु का निर्माण करता है और ये दोनों जो होते हैं ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दो दोनों होते हैं ये आपके मोनोसैकराइड कहलाते हैं। मोनोसैकराइड्स कहलाते हैं। दोनों के अणुसूत्र समान है बच्चों, दिख रहा होगा। तो आपने सोचा कि नाम क्यों अलग अलग लिखा गया। तो इनके जब संरचना बनाते हो तो ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में हमारा जो है कीटोनिक समूह पाया जाता है। तो कीटोनिक समूह के नाते इसको हम जो है फ्रक्टोज कहते हैं और एल्डिहाइड समूह के नाते इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। एल्डिहाइड समूह होने के नाते एल्डिहाइड का एल्ड ले लो और 6 कार्बन की शर्करा है तो कार्बोहाइड्रेट के नाम का समापन ओस से होता है। तो इसलिए पूरा नाम हो जाएगा एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज और एक कीटोहेक्सोज कहलाता है। तो इस प्रकार से अब हमें प्राप्त हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकराइड प्राप्त हुआ। अब इस मोनोसैकराइड से जो है अब इसका हम फिर जाइमेज एंजाइम के माध्यम से ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम के माध्यम से इसका अनाक्सी श्वसन के द्वारा एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एथिल एल्कोहल का हम इस द्रव का डिस्टिलेशन करा करके हम प्योर एथिल एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार औद्योगिक स्तर पर हमें एथिल एल्कोहल का उत्पादन करते हैं या किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा ये लेक्चर
या हमारे पढ़ाने की ढंग, प्रक्रिया या मोड आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, बेल दबाना न भूलें। यही मेरा गुजारिश है।